तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। अलग अलग तरीके से मूव करने वाले केसेस देखे, जब वो 0 डिग्री के एंगल पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जब वो थीटा डिग्री के एंगल पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जब वो 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। फिर हमने उसी को यूज़ करके हमने निकाला फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला था जिसका फॉर्मूला आया था ILB साइन थीटा। हमने क्या किया था, उसके अंदर एक चार्ज पे फोर्स निकाला था और हमारे कंडक्टर के अंदर n चार्जेस मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो उन सभी के फोर्सेस को ऐड करके हमने नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला था, है ना। फिर उसी को यूज करके हमने फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी निकाला था। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस करेंगे इसी के, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के। तो सबसे पहला केस करेंगे, अगर एक लूप हो, इस तरीके से कोई लूप है, ठीक है, देयर इज अ लूप और इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। पहली बात तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप, पहला काम तो हम ये करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे टेंशन इन द लूप। टेंशन लूप में क्या होगी, तो दूसरा वाला टॉपिक होगा टेंशन डेवलप्ड इन द लूप। ये दो काम हम करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि हमारा जो फॉर्मूला था ना IDL क्रॉस B, है ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है, फोर्स, स्मॉल फोर्स IDL क्रॉस B, है ना, जिसको इंटीग्रेट करके हमने टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला था। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं IDLB साइन थीटा, ठीक है। जैसे इस केस में हम लोग देखें, इस केस में देखें, अगर ये हमारा DL है, ठीक है, तो B और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है, यानी इस तरफ रखा है साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, और पीछे की तरफ रखा है साउथ पोल। तो फील्ड बोर्ड के अंदर ऐसे जाएगी, तो फील्ड और वायर के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। याद रखो ये DL वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे, DL हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी अगर तुम यहीं से शुरू करके जब इंटीग्रेट करते 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 यहां तक आओगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, तो फोर्स हो जाएगा 0। एक बात क्लियर है, ये तो मैथमेटिकली समझा कि हमारे लूप के ऊपर टोटल फोर्स 0 किस वजह से होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि टोटल फोर्स 0 कैसे आ रहा है। चलो देखो, अगर हम लोग अपने लूप के अलग अलग पीसेस पर फोर्स निकालें, मान लो 4 स्पेशल पीस ले लेते हैं, एक DL यहाँ ले लेते हैं, एक DL ये हो जाता है, एक DL ये हो जाएगा, एक DL ये हो जाएगा, अलग अलग DL ले लिए, इन सभी पे फोर्स लिखते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे FBI, या फिर राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगा सकते हो। तो फील्ड जा रही है बोर्ड के अंदर और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, करंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ हुआ, फोर्स ऊपर की तरफ हुआ ना। ये तो पाम रूल की हेल्प से मैंने फोर्स निकाला, ठीक है, ये मैंने निकाला फोर्स पाम रूल की हेल्प से। दोनों रूल यार आपको आने चाहिए, पाम रूल थोड़ा सा इजी पड़ता है। फील्ड करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करो और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करो। मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के अंदर जा रही है, करंट जो है इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो थंब क्या दिखाता है, फोर्स की डायरेक्शन, और ये क्या दिखाता है, फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या दिखाता है, करंट। तो करंट तुम्हारा इस तरफ है, ये करंट है, फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो फोर्स कहाँ हुआ, ऊपर हुआ ना।
इसी तरीके से यहां पर फोर्स देखो, करंट कैसे जा रहा है, नीचे, फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, तो फोर्स कहाँ हुआ, फोर्स हुआ इधर। अब यहां देखो, करंट जा रहा है हमारा इस तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, FBI, तो करंट हमारा जा रहा है इस तरफ, और फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, तो फोर्स कहाँ हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा नीचे ऐसे। और एक पीस ये है छोटा सा, इस पीस का भी देख लेते हैं, FBI, आई कहाँ जा रहा है, ऊपर, फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। सो ये चार जो हमने पीस लिए ना, छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, चार हमने सैंपल ले लिए, चार सैंपल वायर ले लिए, इन सब पे जो नेट फोर्स है ना, इक्वल और अपोजिट लग रहा है, इधर भी, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो टोटल फोर्स ऐसे भी जीरो हम प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो, यानी इस लूप पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला। दूसरी बात है टेंशन डेवलप्ड इन द लूप। टेंशन कैसे डेवलप होगी भाई, देखो लूप है हमारा, उस लूप पे हर डीएल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ये सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, ये सारे फोर्स मिलकर के हमारे लूप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। जैसे तुम्हारे पास कोई लूप है, उसको तुम ऐसे खींच रहे हो, तो वायर में टेंशन डेवलप होगी ना। अगर तुम्हारे पास एक वायर है, उसको तुम ऐसे खींचोगे तो वायर में टेंशन डेवलप होगी, ठीक है, यानी खिंचाव पैदा होगा। अगर मान लो रबड़ का, जैसे मान लो एक फ्रेंडशिप बैंड होता है, फ्रेंडशिप बैंड गोल सा होता है, आप उसको खींचोगे तो उसके अंदर टेंशन तो डेवलप होती है ना, तो वायर के अंदर भी टेंशन डेवलप होगी इन सारे फोर्सेस की। फोर्स तो जीरो है, लेकिन वायर के अंदर टेंशन डेवलप होगी। अब फ्रेंडशिप बैंड देख लो, आप लोग फ्रेंडशिप बैंड पहनते हो, ऐसे खींचते हो उसको, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है ना, लेकिन फिर भी हमारे उस रबर बैंड के अंदर टेंशन तो डेवलप होती है, तो यहाँ पर भी हमारे लूप के अंदर टेंशन डेवलप होगी। तो अब हम निकालेंगे वो टेंशन कितनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या होगी उसको हम समझते हैं। सो टेंशन डेवलप्ड इन द लूप, हम करेंगे टेंशन डेवलप्ड इन द लूप। बहुत इजी है, मजेदार भी है। टेंशन इन अ करंट कैरिंग लूप, कैरिंग लूप। क्या फोर्स और टेंशन अलग अलग है? फोर्स तो नेट फोर्स ऑन द लूप है, और टेंशन उस लूप के मटेरियल में खिंचाव, टेंशन है। तो ये हमारा लूप है, मैंने दोबारा से बना देता हूँ उसको इस तरीके से। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस क्रॉस का मतलब होता है फील्ड बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर फील्ड जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ऐसे। इधर नॉर्थ पोल हुआ और पीछे की साइड साउथ पोल हुआ। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मैं क्रॉस बनाऊं तो क्रॉस का मतलब है फील्ड बोर्ड के अंदर है, तीर तुम बोर्ड के अंदर मार रहे हो ऐसे, ठीक है, समझ गए। हमें निकालना है टेंशन, इस लूप के अंदर कितना खिंचाव पैदा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें करंट तो आई फ्लो कर रहा है, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, डीएल। ये जो डीएल हम लेते हैं ये ज़्यादातर बहुत छोटा होता है। तो ये हमने जो छोटा सा टुकड़ा लिया, यहाँ तो बड़ा दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ बनानी है। ये मैंने जो छोटा सा टुकड़ा लिया इसका, ठीक है, और ये है उसका सेंटर। जैसे ये सेंटर है, इसका रेडियस है r, तो ये रेडियस भी r, ये भी r, ये भी r, क्योंकि है तो ये किसी सर्कल का पार्ट ना। अच्छा, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ये डीएल है, याद रखो, करंट जा रहा है इस तरफ, तो फोर्स तो मैंने बता चुका हूँ ना, फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और उसकी वैल्यू क्या होगी, आई डी एल डी साइन थीटा, ऐसे। सो फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स होगा, डी एल मैं यहाँ बना देता हूँ, इसके ऊपर जो फोर्स होगा डी एफ, छोटा सा फोर्स कितना होगा,
आई डी एल क्रॉस बी, लेकिन बी तो बोर्ड के अंदर है, डीएल ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई डी एल बी, और फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका नाम है डी एफ। समझ गए? अच्छा, जब ये ऐसे खींचने की कोशिश करेगा तो हमारे इसके मटेरियल के अंदर, इस वायर के अंदर टेंशन डेवलप होगी, खिंचाव पैदा होगा, हर टुकड़े के अंदर खिंचाव पैदा होगा। मान लो आप बच्चे, सभी बच्चे एक रिंग बना के हाथ पकड़ के खड़े हैं, है ना। आजकल तो ये सिचुएशन हमें लगता है कि ऐसा कभी शायद हो भी नहीं पाएगा कि हम सब बच्चे हाथ पकड़ के खड़े हो, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ रही है, हाथ से हाथ मिलाना अलाउड नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन सोचो कि मान लो सभी बच्चे एक रिंग बना करके हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, और 10-12 बच्चे हैं, और कुछ बच्चे अंदर घुस गए रिंग के, ठीक है, कुछ बच्चे रिंग के अंदर घुस गए, और वो क्या कर रहे हैं? बच्चों को धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं, जैसे ऐसे। ये एक बच्चा है, ये इसका हाथ है, ये एक बच्चा है, ये इसका हाथ है, ये हाथ है, ये एक बच्चा है, ये उसका हाथ है, ये एक बच्चा है, ये उसका हाथ है, ऐसे। तो एक बच्चा जब यहाँ से फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तो क्या हाथ में खिंचाव पैदा होगा? हाथ में खिंचाव पैदा होगा, होगा क्या ना? तो वो खिंचाव कुछ ऐसा होगा, तो टेंशन ऐसी होगी, इस तरीके से टेंशन होगी। बात समझ में आई? टेंशन इस तरीके से डेवलप होगी, उस रस्सी को, उस वायर को ऐसे खींचने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है वायर फ्लेक्सिबल हो तो खींच करके बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी टेंशन डेवलप होगी। समझ में बात? नेट फोर्स 0 है, टेंशन और फोर्स में फर्क है, याद रखो, ठीक है। तो ये टेंशन हमने मान ली T, ओके। अब देखो ध्यान से, ये एंगल हम मान लेते हैं d थीटा, और ये वाला एंगल भी मान लेते हैं d थीटा, और याद रखो ये तो परपेंडिकुलर होता है ना, क्योंकि ये वायर का पीस है और ये रेडियस है, तो इस वायर और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये थीटा है और मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, टेंजेंट बनाऊं इस पॉइंट पर, तो ये एंगल भी d थीटा होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये भी 90 है, ये 90 है, तो ये थीटा हुआ, तो ये भी d थीटा हुआ, ये भी d थीटा हुआ। तो अब टेंशन क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन लग रही है ना, ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है टेंशन, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा t cos थीटा, ये भी होगा t cos थीटा, और ये वाला बनेगा t sin थीटा, बल्कि d थीटा, इधर भी d थीटा, और ये t sin d थीटा, और ये वाला भी t sin d थीटा। तो t cos d थीटा, t cos d थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और t sin d थीटा और t sin d थीटा जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ करके df को बैलेंस करेंगे, तभी हमारा लूप ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम हमारा लूप वहीं के वहीं यथास्थिति जैसा के तैसा एज इट इज पड़ा रहे, उसके लिए df होना चाहिए 2t sin थीटा sin d थीटा के इक्वल होना चाहिए। समझ गए? अच्छा, एक बात और, df की वैल्यू क्या है? df की वैल्यू है i dl b, ठीक है। df की जगह मिलेगा i dl b, जो हम पहले निकाल चुके हैं। ये dl कितना छोटा है? ये dl बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये जो एंगल d थीटा बनेगा, ये एंगल कैसा होगा? ये भी बहुत छोटा होगा, तो हम लोग साइन थीटा को रफली d थीटा लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा? 2t d थीटा मिलेगा, i dl b, और 2t sin d थीटा बन गया
2t d थीटा, क्योंकि अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा ही बन जाता है। क्लियर? अच्छा अब देखो dl, देखो dl, dl कहाँ है, ये dl था, ये r है और ये 2d थीटा है ना, ये 2d थीटा है, ये रेडियस है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम जानते हैं थीटा होता है l बाई आर, लेंथ ऑफ r बाई रेडियस होता है ना। तो यहाँ पर बनेगा 2d थीटा इज इक्वल टू dl बाई आर। तो dl क्या बन जाएगा, 2rd थीटा। तो dl बन जाएगा 2rd थीटा। पुट कर देते इस वैल्यू, तो 2t 2r, बल्कि सॉरी यहाँ कर देते हैं dl की जगह, या तो d थीटा है i, dl की जगह 2r d थीटा इंटू b इज इक्वल टू 2t d थीटा। 2 से 2 कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो टेंशन कितनी आई, टेंशन आ जाएगी i r b, ठीक है, या RBI, सुना होगा आपने RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बात अलग हुई, ये बात समझ में आई। तो इतनी टेंशन हमारे लूप में डेवलप होगी, इतना खिंचाव पैदा होगा। क्लियर है, छोटे से टुकड़ों के बीच में। तो ये हुआ टेंशन ऑन इन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? फिर से देखो एक बार फटाफट, हमने कोई छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े पे फोर्स निकाला, फोर्स तो आई डी एल क्रॉस बी साइन थीटा, साइन 90 होने की वजह से आई डी एल बी हो जाएगा। फिर हमने देखा छोटे से टुकड़े में टेंशन डेवलप होगी। वो बच्चे का एग्जांपल लो, बच्चे हाथ पकड़ के रिंग बना के खड़े हैं, कुछ बच्चे रिंग के अंदर घुस गए और बच्चों को धक्का मार रहे हैं बाहर की तरफ, तो बच्चों के हाथ जो है ऐसे खिंच जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, ऐसे टेंशन में आ जाएंगे। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स, एक ये वाला एक ये वाला, और एक दो इधर वाले। तो 2t साइन थीटा इस फोर्स को बैलेंस करते हैं। और हमने एक जो कंडीशन है ये वाली यूज करने के बाद हमने टेंशन निकाली IRB। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार। आ जाए तो मज़ा आता है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो बोझ लगता है। तो समझने की कोशिश करो, अच्छा लगेगा। बोझ बढ़ता जाएगा तो बुरा लगेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, चीज़ें आसान होती हैं, चीज़ें आसान होती हैं तभी समझ में आती हैं। तो चीज़ों को ईजी बनाओ, ठीक है। ईजी मान करके चलो, ईजी मान करके चलोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक स्पेशल केस किया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अलग अलग केस। शुरू करते हैं, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो मैं कल फॉर्मूला निकाला था, वो दोनों वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग थे, ऐसे वो दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग थे, बहुत बड़े बड़े वायर्स थे। एक में करंट I1 जा रहा था, एक में करंट I2 जा रहा था। ये फर्स्ट नंबर का वायर है, ये सेकंड नंबर का वायर है। इस वाले वायर पे इसकी फील्ड होगी और इस वाले वायर पे इसकी फील्ड होगी, यानी दोनों वायर एक दूसरे की फील्ड में रखे हुए हैं। ये काम हमने कर लिया था। और कल हमने जो फॉर्मूला निकाला था, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर है a, तो हमारा फॉर्मूला आया था ये। इसी तरीके से फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ वो भी है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई a। इतना काम हमने कर लिया था कि दोनों वायर्स के बीच में जो फोर्स होगा इक्वल होगा। देख रहे हो, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई, दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। एक चीज हमेशा याद रखो, दोनों वायर एक दूसरे की फील्ड में रखें। ये वाला वायर इसकी फील्ड में रखा है, ये वाला वायर इसकी फील्ड में रखा है। सेकंड वाला वायर के ऊपर है B1 फील्ड और फर्स्ट वाले वायर के ऊपर है B2 फील्ड। बना लोगे फील्ड तो आसान रहेगा। तो B2 फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, B2 फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है,
हमारा सेकंड नंबर का वायर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर। तो राइट हैंड यूज करो, थंब की डायरेक्शन में करंट पॉइंट करो, फिंगर्स घूम करके अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, वायर के इस तरफ अंदर जाएंगी। दोनों तरफ की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला वायर, इसकी दोनों तरफ फील्ड होंगी, वायर के इधर भी फील्ड होगी, इधर भी फील्ड होगी। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ तो उंगलियां अंदर जा रही हैं और घूम करके उंगलियां यहाँ से बाहर आ रही हैं, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ और यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ। यहाँ पर ऐसे, यानी यहाँ से अंदर आई, बल्कि ऐसे कहो, यहाँ से अंदर आई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर फॉर्म में होंगी। यहाँ से अंदर जाएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी, यहाँ से अंदर जाएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी, तो यहाँ से अंदर जाएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी। तो इस समय यहाँ पर फील्ड कैसी होगी, डॉट डॉट के फॉर्म में होगी, फील्ड ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में बनाएंगे। और इसके ऊपर फील्ड कैसी होगी इसकी, ये फील्ड है B1, B1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट वाला वायर, तो इसकी फील्ड कैसी होगी, यूज करो अपना फिर से राइट हैंड थंब रूल। तो अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो इस तरफ फिंगर्स, इस तरफ इसकी फील्ड यहाँ तो ऐसे आ रही है और यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आई, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आई, यहाँ अंदर जा रही है, तो फील्ड होगी क्रॉस 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 क्रॉस। फील्ड बना ली, आधा काम पूरा हो गया। अब निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन। दोनों वायर्स क्या एक दूसरे के नजदीक आगे चिपक जाएंगे या दूर जाएंगे, ठीक है। अब हम यूज करेंगे अपना वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। FBI, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। फील्ड कहाँ जा रही है, फील्ड कहाँ जा रही है, फील्ड तुम्हारी तरफ, तो फोर्स कहाँ हो जाएगा, इस तरफ, यानी कि फोर्स हो जाएगा ये इधर। और ये फोर्स का नाम क्या है, ये फोर्स है फर्स्ट वायर के ऊपर सेकंड वाले वायर की वजह से, F12। समझ आ रही है बात। अब इस वाले वायर पे देखो, FBI, फिर से FBI, आई कहाँ है, करंट ऊपर, फील्ड कहाँ है, फील्ड अंदर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कहाँ हुआ, इधर। सो ये वाला फोर्स हो जाएगा F21। दोनों फोर्स ऐसे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों वायर्स चिपक जाएंगे अगर फ्री हों। तो अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेंगे, समझ गए। तो इफ टू वायर्स हैव करंट इन द सेम डायरेक्शन kept parallel to each other, they will attract each other। दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बात समझ आई। और अब अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो उसको देखते हैं। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जानी चाहिए, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन भी एक को रिवर्स कर देते हैं, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन ला देते हैं। तो ये हमारे दो वायर्स हैं, फर्स्ट वायर सेकंड वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो करता है I2। लेकिन अब की बार डायरेक्शन चेंज है, अब की बार जो डायरेक्शन है वो हमने चेंज कर दी, तो फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल लो। ये रखा है इसकी फील्ड में, ये रखा है इसकी फील्ड में, इसलिए B1। फील्ड बनाओ, राइट हैंड रूल यूज करो, तो इसको राइट हैंड में होल्ड करो, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करो, फिंगर्स यहाँ से बाहर आ रही हैं, यानी यहाँ पर बनेगा डॉट डॉट, और यहाँ पर इसकी वजह से बनेगा क्रॉस क्रॉस, इसकी वजह से यहाँ पर बनेगा क्रॉस क्रॉस। ये तो इसकी खुद की फील्ड है इसलिए बनाएंगे नहीं, क्रॉस क्रॉस। अब इसकी फील्ड इस पर बनाएंगे, फिंगर्स राइट हैंड रूल को यूज करते हुए थंब की डायरेक्शन नीचे, करंट की डायरेक्शन में, यहाँ से फिंगर अंदर जाएंगी, यानी यहाँ भी क्रॉस क्रॉस, इधर भी क्रॉस क्रॉस, दोनों फील्ड क्रॉस क्रॉस V। अब फोर्स निकालते हैं, फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देख रहे हो, राइट हैंड के लिए, राइट हैंड फील्ड के लिए, लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड थंब रूल फील्ड के लिए, पाम रूल भी है वैसे, लेकिन थंब रूल फील्ड के लिए, लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए। सो FBI, करंट जा रहा है ऊपर, फील्ड जा रही है अंदर, तो फोर्स हुआ इधर। इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। अब इस पे देखो, करंट जा रहा है नीचे, फील्ड है अंदर, तो फोर्स हुआ इस तरफ, ये फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, तो वायर्स दूर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब दो वायर्स के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो रिपेल करते हैं। क्लियर हुई बात? अब इसके कुछ स्पेशल केसेस और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। बहुत छोटी सी बात, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के अंदर एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये समझने वाली बात है। तो अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, करंट इसमें I1 है, इसमें I2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमने लिखा था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A लिखा था। अच्छा, अगर I1 I2 के इक्वल हो, बल्कि ऐसे कहना चाहिए, डिस्टेंस दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, ठीक है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। कैसे है बताऊंगा। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, तब हम कहेंगे कि दोनों वायर्स में करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा। इसका उल्टा कर लो, अगर दोनों वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, दोनों वायर्स 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो फोर्स इतना होगा। और अगर फोर्स इतना होगा 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए, तो हम कहेंगे उनके बीच में, उनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 1 एम्पियर। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट में हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। कूलॉम पर यूनिट, कूलॉम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहते हैं, कूलॉम पर सेकंड ऐसे भी कहते हैं, लेकिन कूलॉम को नापना आसान काम नहीं है, इसलिए कूलॉम पर सेकंड वाली डेफिनेशन हम यूज़ नहीं करते। हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम फोर्स को निकाल सकते हैं। रही बात ये वैल्यू कैसे आई, देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई × 10⁻⁷। I1 I2 1 हो गए दोनों, 2 पाई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन तो होगा, इसीलिए ये वैल्यू आई है। बात समझ आई, ये वैल्यू कैसे आई, ठीक। तो ये हुई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एग्जाम में आती है बहुत बार, और ये याद भी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एसआई यूनिट करंट को डिफाइन करने के लिए, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अगर एक बड़ा वायर हो, एक बहुत ही इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो ऐसे, और एक छोटा सा वायर हो, ठीक है, मान लो x मीटर बड़ा, डिस्टेंस है a, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें I1, इसमें करंट कर रहा है फ्लो I2, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना होगा। अब ये तो वो केस हुआ ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, दोनों वायर्स इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं, एक बड़ा वायर है, एक छोटा वायर है, तो इसकी फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। इसकी फील्ड यहाँ पर कितनी है, इस बड़े वाले वायर की, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की फील्ड इसके ऊपर है म्यू नॉट I1/2 पाई A, है ना। इसकी लेंथ है x, तो इस पे फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा ILB sin थीटा, है ना फॉर्मूला ये ILB sin थीटा। करंट किसका, जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं I2, लेंथ किसकी, जिस वायर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं x, फील्ड किसकी, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे वाला वायर, म्यू नॉट I1/2 पाई A, और थीटा कितना होगा, देखो इसकी फील्ड अगर राइट हैंड यूज करोगे तो यहाँ पर फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो एंगल हुआ 90 डिग्री, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट I1
I2 अपॉन 2πa इंटू एक्स। बात समझ में आई? छोटे से वायर के ऊपर ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे दोनों वायर ऐसे रखे हुए हैं, क्लियर। अगर ये वायर ऐसे ना रख करके ऐसे रखा होता तो उसको करते हैं, चलो कैसे। अगर एक वायर ऐसे है, दूसरा वाला वायर ऐसे है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है I2, इसमें कर रहा है I1, ये वाला किनारा है a डिस्टेंस पर और इसकी लेंथ है l, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी a प्लस l, ये डिस्टेंस हो जाएगी a। अब हम फोर्स कैसे निकालेंगे? अब फोर्स कैसे निकालोगे? देखो डिस्टेंस के साथ फील्ड बदलती जाएगी। जब पिछले वाले केस में हमने ऐसे रखा था ना, तो इस सारे वायर के ऊपर फील्ड यूनिफॉर्म थी, हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम थी, इसलिए हर पोर्शन पे फोर्स भी सेम लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतनी दूरी पर इतनी डिस्टेंस पर फोर्स अलग, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू 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 अलग। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है फील्ड का? फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 बाई 2πa। तो a जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फील्ड घटती जाएगी ना, अलग अलग डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, तो इसका मतलब ये हर पोर्शन पे फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कर दिया ना, इस तरीके से डायरेक्टली हम फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें छोटे छोटे टुकड़ों पे फोर्स निकालते हुए जाना है और उनको ऐड करना है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको फिगर में दोबारा बना देता हूं। ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और ये एक छोटा सा वायर है L लेंथ का, ये डिस्टेंस है a। हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर छोटा सा टुकड़ा लेंगे dx, x डिस्टेंस पर छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस पे निकालेंगे फोर्स। तो इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स कितना होगा, इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स होगा df I, dl मतलब dx, फील्ड मतलब इसकी फील्ड b, idl b एंड साइन 90, क्योंकि फील्ड अंदर होगी इसलिए इसको छोड़ देते हैं, साइन 90 1 हो जाएगा, ओके। और b कितना होगा, करंट हमारा इसमें कितना है, करंट हमारा इसमें I2 है, इसमें करंट I1 है, तो हम लिखेंगे I2 dx। b की वैल्यू कितनी होगी, इस ये वाला वायर यहाँ पर कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट I1 बाई 2π। कौन से डिस्टेंस पे हम लोग कौन से डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, इसलिए x। तो स्मॉल फोर्स हुआ म्यू नॉट I1 I2 dx अपॉन 2π बाई x, ये तो स्मॉल फोर्स हुआ। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों पे फोर्स निकालते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो हमें बाकी सारी चीज़ों इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, I1 I2 बाई 2π और dx बाई x, समझ गए? देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इतनी दूरी से इतनी दूरी तक। तो हम लिखेंगे a से l प्लस a की डिस्टेंस तक, l से l प्लस a से l प्लस a की डिस्टेंस तक। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π, इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, log x a से l प्लस a और म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π, लिमिट्स लगा करके l प्लस a माइनस a, ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π, और क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो हम लिखेंगे ln l प्लस a बाई a। ये होगा हमारे इस वायर पे फोर्स। बात समझ में आई? इजी था, ध्यान से समझो, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है।
इजीली हो जाएगा। तो वायर के पास अगर ऐसे ऐसे फोर्स, मतलब एक वायर के पास ऐसे वाला वायर रखा जाए तो हम बड़े इजीली निकाल पाते हैं, क्योंकि इसकी फील्ड इसके ऊपर हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म होगी। लेकिन वही वायर अगर ऐसे हो ना, तो इसका हर पोर्शन अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो अलग अलग फील्ड होगी। तो हम इस तरीके से टोटल फोर्स निकालेंगे। समझ गए? इस क्वेश्चन का फ़ायदा क्या है? देखो, इस क्वेश्चन का फ़ायदा देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर हमारा एक करंट कैरिंग, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास अगर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा, ऐसे रेक्टेंगुलर लूप रखा जिसमें करंट ऐसे फ्लो करता है, तो एग्जाम में कई बार आया है कि बताओ लूप नज़दीक आएगा या दूर जाएगा या वहीं के वहीं रुका रहेगा। ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन हम कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोबारा देखो, अपने आप दोबारा से डेरिवेशन करो। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप उनको कर लोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो फिर कल मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे। सी यू टुमारो, बाय।